नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज हम करेंगे हमारे जो क्लास 10th का हमने पेपर लिया था उसका सॉल्यूशन, जो कि लास्ट 2 वीडियोज आ चुकी है। ये टेस्ट था टेस्ट नंबर 22 और 31 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ था कक्षा 10th का। इसका जो सॉल्यूशन है उसकी 2 वीडियोज़ हम डाल चुके हैं। आज फाइनल वीडियो है जिसमें लास्ट के प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, इनका सॉल्यूशन लेके आए हैं। ये प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस प्रश्न को देखिए, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर एक समांतर चतुर्भुज बनाओ। ये लो भी एक समांतर चतुर्भुज। देखो, पहले समांतर चतुर्भुज होता क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हों। समांतर का मतलब जो कभी ना काटे। आमने सामने की भुजाएं क्या हों? समांतर भी हों, जो कभी ना काटे। बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। इसके लिए अलावा सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये कोण 30 का है तो ये भी 30 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। मतलब एक बताने की बात है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये 120 है तो ये भी 120। और सम्मुख भुजाएं अगर ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी, ये 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी। तो समांतर चतुर्भुज समझ गए? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो। ठीक है, तो एक ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अलावा कह रहा है, अलावा ABCD की बजाय बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E बिंदु ऐसा है। कैसा है? देखो, इस AD को बढ़ा देते हैं। ये लो भी, AD को बढ़ा दिया। यहाँ पर कोई बिंदु E है, वो किस प्रकार दिया हुआ है? कह रहा है कि BE और CD, BE और CD, BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE कहाँ होगा? देखो ये रहा, ये BE होगा। ये BE जो है, BE जो है वो CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलो करता है। अब सिद्ध करो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CFB क्या है? समरूप है। ABE ये पूरा त्रिभुज बड़े वाला, और ABE और कौन सा? CFB ये समरूप है। यानी अपने को ये सिद्ध करना है, ये बड़े वाला त्रिभुज जो है ना, ये बड़े वाला जो त्रिभुज है वो इस छोटे वाले त्रिभुज की क्या है? समरूप है। अब समरूप करने के लिए आपके पास मेन 3 तरीके हैं। वैसे तो काफ़ी है, या तो 2 कोण बराबर कर दो, या तीनों कोण बराबर कर दो, या SAS कर दो, या SSS भी कर सकते हो। लेकिन जो ज़्यादातर चलते हैं ना वो AA चलता है। 2 कोण बराबर कर दो, त्रिभुज समरूप बचेंगे। चलिए इनके 2 कोण बराबर करते हैं। देखो, अगर समांतर रेखाएं हैं ना, अगर 2 समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो Z की आकृति के कोण बराबर होते हैं और वो कोण एकांतर कोण होते हैं। ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बन सकते हैं। तो गौर से देखो, ये समांतर चतुर्भुज में ये दोनों रेखाएं, ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर हैं। समांतर है तो ये आगे बढ़ाएंगे तो भी ये समांतर ही रहेगी। ठीक है, तो ये देखो, ये Z की आकृति का कोण बन रहा है। ये कोण कितना क्या बन रहा है? Z की आकृति का। ये यहाँ से, एक मिनट, ये यहाँ से लगे और ये कोण, ये Z की आकृति का कोण बन रहा है। ये Z की आकृति बन रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो ये कोण है ना, ये वाला इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण, छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण बराबर हो गया। एक कोण तो बराबर हो गया, रीजन क्या है? एकांतर कोण। एक और बराबर करते हैं। अभी बताया था समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होते हैं ना, तो गौर से देखो, एक इसके बराबर होगा, C के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। मतलब ये कोण इसके बराबर हो गया। 2 कोण बराबर हो गए। ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। ए एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। अब इनको आप लिख लेना। लिखने का पैटर्न चलो बता देता हूँ मैं कैसे करना है। सबसे पहले लिखोगे दिया है के अंदर जो भी मैटर दिया है उसको लिख दो। क्या क्या दिया हुआ देखो, समांतर चतुर्भुज ABCD में
समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी को ई तक बढ़ाया गया है तथा बी ई सी डी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, इसके बाद में अपने को लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज सी बी एफ के। नेक्स्ट करेंगे उपपत्ति। यहाँ पर अपने को कार्य करना है, और आप यहाँ चित्र बनाओगे, यहाँ पर साइड में इस जगह चित्र बना लोगे आप। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी किस विषय को बढ़ाया गया है? सॉरी, त्रिभुज क्या समांतर चतुर्भुज बनाना था, गलत बना दिया। समांतर चतुर्भुज बनाना है। ये लो भी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को बढ़ाया ई तक, ई को बी से मिला दिया, जो कि यहाँ एफ को काट रही है। तो अब उपपत्ति में क्या करेंगे अपने को बताइए। कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण। इसका नाम लिख लो ए ई बी। पहले तो इनका नाम लिखो। त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी बी एफ में, इसमें कौन सा कोण है? ये कोण है, ये वाला कोण, ये यहाँ से यहाँ तक ये कोण है, कौन सा है? ये वाला, ये कोण है ए ई बी। कोण ए ई बी बराबर होगा कोण, कौन से कोण के बराबर होगा? इस कोण के। ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, इसको बराबर होगा, क्योंकि जेड की आकृति बन रही है। जेड की ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। नाम है सी बी एफ के बराबर होगा। कारण क्या है? एकांतर कोण और दिया हुआ भी। इसके अलावा ये ए कोण किसके बराबर होगा? सी के। पूरा नाम क्या होगा? ए का पूरा नाम ई ए बी। पूरा नाम ये होगा इसका, ई ए बी। कोण ई ए बी किसके बराबर होगा? ये ए किसके बराबर होगा? सी के। इसका नाम क्या है? छोटे वाले के अंदर नाम लिखें इसका, तो एफ सी बी। ये एफ सी बी। कोण एफ सी बी के बराबर होगा, कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, गौर से देखो। ए किसके बराबर है? सी के। अब दो कोण बराबर हो गए, एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज सी बी एफ के इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये हो गया प्रश्न आपका। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा। देखो क्या दिया हुआ है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। ये जो आपका सूरदास पाठ से लिया गया जो एक तरीके से राइम है, जो उसका भावार्थ आपको लिखना है, और उसका अर्थ ग्रहण से इसके प्रश्नों को भी करना है। यहाँ कुछ शब्दों को क्लियर कर लेते हैं। ये जो शब्द लिखा है मांझ का मतलब होता है मध्य में, और अवधि वैसे एक लैंग्वेज भी है, पर यहाँ पर अवधि का मतलब समय से है। और आधार का मतलब यहाँ पर लिया गया है। आधार को आप समझ सकते हो, सहना, आधार, सहारा। आधार होता है ना, सहारा। आशा
और इस आवन की मतलब आस, आवन की मतलब आने की आशा। इसके अलावा बीथा, बी विरह, विथा, जो विथा है, विथा का मतलब यहाँ पर एक तरीके से पीड़ा से है। और इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर देही, देही, देही का अर्थ यहाँ पर है जलना। गुहारी, गुहारी का मतलब है गुहार करना, रक्षा के लिए पुकारना। बही, बही का मतलब यहाँ पर है बहना, बहना। धीर, धीर का मतलब होता है यहाँ धैर्य, धैर्य। दरही का मतलब है धारण करना। मर्यादा का मतलब यहाँ पर मर्यादा से है। और लही, लही का मतलब है ग्रहण करना। तो आपको ये थोड़े से शब्द पता हो तो आप इसका ट्रांसलेट अच्छे से कर पाओगे। देखिए ट्रांसलेट, भावार्थ देखिए कि सूरदास जी गोपियों के, सूरदास जी गोपियों की विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए उनके दयनीय दशा को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो, मतलब जब कृष्ण जी योग संदेश भेजते हैं उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास, और यानी संदेश ये होता है, कृष्ण ने योग संदेश में गोपियों को ये कहा कि वह उन्हें भूल जाए, उनके प्रेम भूलने के लिए उद्धव को भेजा था। और अब जो उद्धव को गोपियाँ क्या कह रही है, गोपियाँ उद्धव को क्या कहती है, वो इसमें ट्रांसलेट किया गया है। मन ही मांझ रही, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पर उधो, कहिए जाए कौन पर उधो, नाही परत कही। मन ही मांझ रही, क्योंकि हमारे मन की बातें मन में रह गई। कहिए जान कौन पर उधो, उद्धव को कहा जा रहा है नाही परत कही, क्योंकि हम कृष्ण को अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर पाते उससे पहले ही वह हमें छोड़कर चले गए। तो उद्धव को कहा जा रहा है, इसलिए है उद्धव कहिए, कहिए, कहिए जाइए कौन पर उद्धव, इसलिए है उद्धव हम अपनी बातें किससे और कैसे जाकर कहें, कैसे और किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, अब तक तो हमें उन्हीं के आने की आशा थी। तन मन बीथा सही, इसलिए उनके प्रेम से प्राप्त तन मन की पीड़ा को हम क्या कर रहे थे, सहन कर रहे थे, सहन कर रहे थे। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, अब इस योग संदेश को सुन सुनकर विरहनी विरह दही, हमारा जो विरह है और भी हमें जलाने लगा है। अर्थात प्रेम में डूबी गोपियों को अब योग धारण करने का संदेश प्राप्त होता है तो वह विरह से जलने लगती है। चाहती होती गुहारी जितही, चाहती होती गुरही जितही, गोपियाँ कहती है कि अगर हम चाहती तो आवाज़ लगाकर कृष्ण को बुलाती, उतते धार बही, बुलाती और वह विरह अग्नि को अपनी प्रेम धारा से तत्काल ही तत्क्षण ही बुझा देते। अर्थात अपनी प्रेम धारा से मतलब हमें बुलाने पर वो आ जाते हैं। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा ने सही, लेकिन अब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को त्याग दिया है, मर्यादा ने लही, मर्यादा को त्याग दिया है, तो हम किस प्रकार धीर धरें, अब धीर धरही क्यों, हम किस प्रकार धैर्य को धारण रखें। तात्पर्य है कि कृष्ण ने प्रेम में हमसे क्या किया है, छल किया है, तो अब हम कैसे शांत रह सकती हैं। ये बातें कही किसने, गोपियों ने उद्धव को, और उद्धव आए थे योग संदेश लेके। ये भावार्थ था, आप लिख दोगे इस तरह से, ठीक है जी। अब प्रश्न बनता है, इसमें अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है, गोपियों की विरह व्यथा और अधिक क्यों बढ़ गई, गोपियों की विरह व्यथा और अधिक क्यों बढ़ गई। तो आपको आंसर बताइए कि कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर उनकी विरह व्यथा बढ़ गई। आप आंसर लिख दोगे, कृष्ण जी द्वारा उद्धव के माध्यम से भेजे गए योग संदेश को सुनकर गोपियों की विरह व्यथा बढ़ गई। नाही परत कही, नाही परत कही में गोपियाँ अपनी व्यथा क्यों नहीं कह पा रही है, क्यों नहीं कह पा रही है। तो देखो इसका आंसर ये है कि गोपियाँ जो है ना, यह सोचकर व्याकुल है कि वह अपने जो विरह व्यथा है वो किससे बताए। ये लिखा हुआ यहाँ नाही परत कही, यानी गोपियाँ अपनी विरह व्यथा अब किसे सुनाए, और यानी उद्धव संदेश लेके आए हैं, और उद्धव को तो कहने का कोई मतलब नहीं है, उद्धव को सुनाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे ज्ञान मार्गी होने के कारण उनकी व्यथा को समझने में क्या है, असक्षम है। क्योंकि उद्धव तो ओनली क्या लेके आए हैं, सिर्फ मैसेज लेके आए हैं। तो अब अपनी जो उनकी व्यथा है वह किससे जाके कहें। इसका नाही परत कही, इसका अर्थ है नाही
परत कही, यानी अब वह अपनी वीर व्यथा किसे और कैसे सुनाए। उद्धव को वह सुना नहीं सकती, तो इसलिए ये बात लिखी है। चलिए इसमें ये आप कर लोगे। नेक्स्ट साइंस का प्रश्न देखिए, एमीटर किस क्रम में लगाया जाता है। एमीटर जो है हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, मतलब दो तारों के बीच में एमीटर को लगाया जाता है। एमीटर काम क्या आता है, विद्युत धारा को मापने के काम आता है ये। वोल्टमीटर का किस कार्य काम आता है, विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए काम आता है। इसका किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। आवेश का मात्रक है कूलाम, कूलाम। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, वी से लिखा जाता है, कूलाम सी से। प्रतिरोधिकता का मात्रक है ओम मीटर, ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम, जो ओम है वो प्रतिरोध का है, यहाँ प्रतिरोधिकता दिया हुआ है। प्रतिरोध का मान लंबाई के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, अथवा प्रतिरोध और लंबाई का संबंध लिखिए कि प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध आर जो होता है वो लंबाई के क्या होता है, एल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। देखो ये स्टेंजा जो है वो आपकी डस्ट ऑप्शनों से दिया गया है। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जब आपको पता है कि जो हेमलॉक ट्री था और उससे जब बर्फ़ नीचे की ओर गिर जाती है तो वो रिलैक्स फील करता है। इस घटना के बाद देखो कि जो बर्फ़ के गिर जाती है ना, स्नो, तो हैज़ गिवन माई हार्ट यानी बर्फ़ के कणों ने मेरे हार्ट की जो ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय की मनोदशा में क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। भी आपको ये स्टोरी पता होगी कि हेमलॉक ट्री के नीचे कवि बैठा था, कवि बैठा था और वो खुद इस ट्री को देख रहा था कि किस प्रकार से इसके ऊपर स्नो जो है वो ऊपर इसके ऊपर गिरी हुई है और ये पेड़ जो है इसके बोझ से दबा हुआ था। और जैसे ये कौवा फड़फड़ाता है तो ये सारी जो स्नो गिर जाती है, तो वो कवि सोचता है कि जैसे ये पेड़ की दुख दूर हुआ है उसी प्रकार मेरा भी दुख दूर होगा। तो इस बर्फ़ की घटना ने, बर्फ़ गिरने की घटना ने यानी स्नो ने उसका मूड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कैसे लिखोगे आप, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। बर्फ़ के कणों ने मेरे हृदय में या मेरे हृदय की मनोदशा को क्या कर दिया, मनोदशा में परिवर्तन कर दिया। अब जब कभी पूरा दिन बर्बाद करने वाला था उस घटना को देख के अब वो मतलब बाकी का टाइम उसका बच गया। एंड सेव्ड सम टाइम सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड का मतलब बर्बाद करने वाला था वो समय को, तो सॉरी रूड का मतलब वैसे आप लिखोगे तो पछतावा करना होता है, वैसे पछतावा। तो अब इसमें मतलब ये है कि एंड सेव्ड सम पार्ट्स, और दिन के समय का कुछ भाग जो था, ऑफ ए डे, दिन का कुछ भाग जो था वो क्या कर लिया मैंने, एक तरीके से आई हैड रूड, वो जो दिन का समय का भाग था वो मैंने बचा लिया। अन्यथा वो क्या करना था, आई हैड रूड, मैं उसे पछतावे में या दुख अनुभव करके नष्ट कर देता। आई हैड रूड मतलब पछतावे में मैं उसको क्या करने वाला था, उस समय को बर्बाद करने वाला था। तो रूड का मतलब यहाँ पछतावा है। ठीक है भी। चलिए पर्सन क्या क्या बनते हैं वो देखिए। पर्सन देखिए इसमें आप स्पष्ट देख पा रहे हो, आपके जो पर्सन यही थे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट नेचर ऑन पोइट पर, यानी जो एक्ट ऑफ नेचर का क्या प्रभाव पड़ा, तो कवि का मूड चेंज हो गया था। तो किस तरह से आपको लिखना है पड़ेगा। डस्ट ऑप्शन होगा, ये प्रश्न था और ये लिखा हुआ क्वेश्चन। व्हाट इज़, ये नहीं आपकी प्रश्न आया था, कौन सा आपका स्टेंजा में से आया था, रुको एक मिनट। देखो ये था आपका, किस तरह से करना था आपने। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड। अब देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ नेचर ऑन पोइट, प्रकृति के कार्य का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर देखिए, द एक्ट ऑफ नेचर चेंज द मूड ऑफ पोइट, प्रकृति के कार्य ने कवि के मन को बदल दिया। हिज सैड थॉट्स, उसके दुखपूर्ण विचार, वर रिमूव्ड, हटा दिए गए थे। एंड और, तथा द पोइट वॉज मेड विकेशियस अगेन बाय इट, कवि इसके द्वारा वापस जिंदा दिल इंसान बना दिया था। मतलब कवि का मूड क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। ये पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न था, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पोइट
वाई वाज सो, कवि की स्थिति कैसी थी, ऐसा क्यों था। इनिशियली द पोइट वाज सैड एंड डिप्रेस्ड, प्रारंभ में कवि अंधकार में और दुखपूर्ण विचारों से भरा हुआ था। इट वाज सो बिकॉज ही वाज फीलिंग वेग्ड डाउन बाय द सोरोज ऑफ लाइफ, ऐसा इस कारण था क्योंकि कवि जीवन के दुख से दबा हुआ था। ठीक है भी, सोरो ऑफ लाइफ, जीवन के दुखों से वह क्या था, वेग डाउन था, मतलब दबा हुआ था। चलिए ये हो गया आपका इंग्लिश का। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लास्ट फाइनल प्रश्न इस वीडियो का। ये प्रश्न था 5वां। गांधी जी की नमक यात्रा को स्पष्ट कीजिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना तथा गतिविधियों को बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो ये प्रश्न अपनों ने लिया था, यहाँ से देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, इसे 1 सेकंड रुकिए। हाँ जी, ये आप देख पा रहे हो ये प्रश्न। गांधी जी की नमक यात्रा को स्पष्ट कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना तथा गतिविधियों को बताइए। आंसर ऐसे लिखना था, गांधी जी की नमक यात्रा। मार्च 1930 में गांधी जी ने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं को लेकर साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा या दांडी कस्बे की ओर प्रस्थान किया। गांधी जी 240 किलोमीटर की यह यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में पूरी की। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे। समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून क्या कर दिया, भंग कर दिया। और साथ ही बताना सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना, ये यहाँ पर देख पा रहे हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना था, उसकी गतिविधियाँ निम्न प्रकार थी। नंबर 1 क्या है, नंबर एक है, इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया लोगों से। दूसरा, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। नंबर तीन है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया तथा शराब की दुकानों की मतलब उनके सामने भी पिकेटिंग, मतलब यहाँ पर उनके सामने भी धरना दिया गया शराब की दुकानों के। चौथा दिया हुआ है, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। और 5वां है, गाँवों में तैनात कर्मचारियों ने इस्तीफे दिए तथा जंगलों में रहने वालों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया। ऐसी ये सारी घटनाएं किसके अंतर्गत की गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना के अंतर्गत और गतिविधियाँ की गई। चलिए इसको पूरा कंप्लीट लिख देते हो आप, तो ये प्रश्न इसमें भी पूरा कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे आपको। तो ये थे अपने आज की जो पेपर जो था ना आपका, उसके कंप्लीट लास्ट के प्रश्न, तीसरे के कंप्लीट 500 प्रश्न। तो अब आपके इस टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है 3 वीडियोज़ में। ये आपका जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 22 31 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ था कक्षा 10th का, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। और आपको इसे अच्छे से पढ़ के अपने जो भी आंसर्स है उनको, अपनी गलतियों को सुधारना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।